नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है और इससे आर्थिक कम राजनीतिक तूफान ज़्यादा मचा हुआ है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी शामिल है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत का भी खुलासा किया गया है। हालांकि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए इस तरीके से विदेशी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है, कंपनियों का सहारा लिया जा रहा है। बुच दंपति का कहना है कि कुछ भी नहीं छिपाया गया है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अडानी ग्रुप ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए इसे मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश भर करार दिया है। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे विदेशी साजिश होने का संदेह सत्ता पक्ष के लोग बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर सेबी पर खुलासों की आड़ में क्या खेल चल रहा है। दरअसल हिंडनबर्ग ने विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट के आधार पर आरोप लगाया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी और उनके पति धवल की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों रुपए, यूँ कहिए कि अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दामों में तेजी लाने, मार्केट में उथल पुथल करने के लिए किया गया है। ऐसा हिंडनबर्ग की ये बिल्कुल ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये कहती है। ये रिपोर्ट करीब 106 पेज की है। इस मामले में सेबी और अडानी ग्रुप ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली दफ़ा भी संसद सत्र के दरमियान ही अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जो अर्जी देने वाले थे या विपक्ष था उसकी बहुत सारी अपीलों को खारिज कर दिया था और एक तरीके से अडानी और सेबी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन इस बार ये मामला अडानी के कारोबार या भारतीय जगत को लेकर नहीं है। मसला ये है कि अडानी ग्रुप के जो फोर्ज कंपनियां जिनको कह के राहुल गांधी कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का ये पैसा किसका है, ये कंपनियां किसकी है, इस पूरे मामले की जांच सेबी को सौंपी गई थी और सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दी। सवाल इस रिपोर्ट में इस बात का है कि अडानी ग्रुप से जो सेबी की चीफ हैं और उनके पति की साठगांठ है। खबर ये है, मुद्दा ये है, विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करे सत्ता पक्ष। सीधे सीधे मसला ये है कि कहीं ना कहीं सेबी ने अडानी को बचाने के लिए, उनकी कंपनियों को, उन शेल कंपनियों को बचाने के लिए एक साठगांठ इसमें दिखती है, क्योंकि पहले से ही सेबी की चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की जो कंपनी है या उनके द्वारा जिस कंपनी में निवेश किया गया है उसमें है। और इस बात का स्वीकार भी, इस बात की स्वीकारोक्ति भी वो जो माधवी बुच हैं वो कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला बहुत पेचीदा है। पिछली दफ़ा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो पूरे मार्केट में, भारतीय मार्केट में बहुत उथल पुथल हुई थी शेयर बाजार में और लगभग 150 बिलियन डॉलर का गोता लगा था। लेकिन इस बार उस तरीके की उथल पुथल नहीं रही और ना ही इतना नुकसान हुआ। हाँ, शेयरों में थोड़ा वो उतार चढ़ाव सुबह के वक्त जरूर देखा गया जो शाम तक रिकवर किया गया। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी और की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ विदेशी इशारे पर कांग्रेस पार्टी भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती है, भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से कंप्रोमाइज करके देश की अर्थव्यवस्था को तार तार करने के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता लगातार लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये इस बार जो सेबी को लेकर जो नया खुलासा हिंडनबर्ग का है, इससे आर्थिक भूचाल तो नहीं आया लेकिन राजनीतिक भूचाल है। विपक्षी गठबंधन इंडिया और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर जेपीसी जरूर कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों अपने दोस्त को बचा रहे हैं, सीधे मोदी को टारगेट किया गया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया
और बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ज़्यादा हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि भाई अगर जो रेगुलेटरी बॉडी है भारत की, और इससे साख खराब होगी विश्व में कि अगर भारत की रेगुलेटरी संस्थाएं हैं या संवैधानिक संस्थाएं ही अगर किसी उद्यमी से, किसी व्यक्ति विशेष से मिल जाएंगी, तो फिर इस देश के छोटे छोटे निवेशकों का क्या होगा, जो अपने मेहनत की कमाई शेयर में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, उनका होगा क्या? और यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो आज मंथन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट अंतिम है या फिर इस रिपोर्ट के बाद कोई और बड़ा तूफान आने वाला है, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर हाय तौबा क्यों, हंगामा क्यों मचा है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामा क्यों, ये आज मंथन में चर्चा करेंगे। और क्या ये अंतिम रिपोर्ट है या ये तूफान से पहले की शांति ही, कोई और तूफान आने वाला है? इस बात की भी आशंका है, जताई जा रही है मार्केट में कि कुछ और भी होने वाला है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कांग्रेस पार्टी विदेशी कंपनियों, विदेशी ताकतों से गवर्न हो रही है। हिंडनबर्ग के पीछे कौन लोग हैं, इसका भी इशारा उन्होंने किया है। जॉर्ज सोरस की बात की है, ये बहुत चर्चित नाम है कि जॉर्ज सोरस का इन्वेस्टमेंट है हिंडनबर्ग में। तो वो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरस नाम का व्यक्ति, जिसकी तमाम साठगांठ है विदेशी ताकतों से, जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहती, ऐसे व्यक्ति की साठगांठ के कारण भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी इनका हथियार बन रही है, टूल किट बन रही है, और इसीलिए बार बार इस मुद्दे को लेकर आती है। टीवी डिबेट्स में ये सवाल उठाते नजर आए। ये सारी रिपोर्ट, चाहे मणिपुर का वो वीडियो हो जिसमें महिलाओं की नग्न परेड कराई गई हो, जो भी है संसद के दौरान ही ऐसी रिपोर्टें क्यों आती हैं या मंगवाई जाती हैं विपक्ष के द्वारा, ये बड़ा सवाल उठाया है। इस ताजा रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी को सुनिए। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Puch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged, very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों जेपीसी कराने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुदरा निवेशकों, तमाम पेंशनरों जो पाई पाई करके अपने जीवन में पैसे इकट्ठा करते हैं, निवेश करते हैं कि उनका जीवन अच्छा चलेगा। बहुत सारे पेंशनर हैं
जो सोच रहे हैं कि भाई पैसा निवेश कर देंगे तो बुढ़ापा बढ़िया कटेगा। ऐसे लोगों के हितों की रक्षा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, नेचुरली करना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के कारण, नेता विपक्ष होने के कारण ये जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ उन करोड़ों लोगों के प्रति जो खुदरा निवेशक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने पूछी कि भाई जब अडानी से ही मिले हुए हैं सेबी की चीफ और उनके पति, तो फिर कार्रवाई कहाँ होने वाली है? 10 जांचें करा लीजिए। ये बड़ा सवाल है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब इस तरह कैसे काम चलने वाला है, इसके लिए तो फिर जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री क्यों बचा रहे हैं जेपीसी ना करा के? बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जवाब रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII, FDI आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। India is a safe, stable and promising market in the shares as well. सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले। और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। हिंडनबर्ग पर हंगामा क्यों, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने बड़े आहिस्ते में कहा कि भाई सारी व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक अराजकता फैला रहा है विपक्ष। बहुत बड़ा आरोप है। विपक्ष कह रहा है कि रेगुलेटरी जो संस्थाएं हैं, जो नीति नियामक संस्थाएं हैं, वही मिली हुई हैं, जांच किसके खिलाफ करेंगे? ये बड़ा पेचीदा मामला है। आर्थिक मामला तो है ही, लेकिन जो संस्थाओं के शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठ रहा है। आर्थिक से ज़्यादा सत्यनिष्ठा का सवाल है। मंथन में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता आदित्य राव जुड़े हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ गोदवानी आर्थिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। श्रेष्ठ जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। श्रेष्ठ गोदवानी जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत आज करना चाहता हूं। ये बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा कि भाई ये जब संस्थाएं और इनके प्रमुख लोग ही अपना पैसा उस कंपनी या उस उद्योगपति के धंधे में ये लगा देंगे या उससे मिल जाएंगे जिसकी जांच वो करते हैं, तो फिर भट्टा बैठ जाएगा ना, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। श्रेष्ठ, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए कृपया। जी, देखिए, ऐसा है कि ये अदानी पे हिंडनबर्ग ने पहले भी रिपोर्ट एक अपनी जारी करी थी और उस पे अभी तक जो जांचें हैं सेबी की चल रही हैं। एक का फैसला अभी आना बाकी है, बाकी सबका आ चुका है। इसी से संबंधित उन्होंने ये जांच पे, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया,
इसीलिए उन्होंने बोला है कि अब ये सेबी चीफ पे उन्होंने आरोप लगाया है कि माधवीपुरी बीच और उनके हस्बैंड धवन बुच माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवन बुच का ऐसी एंटिटीज में निवेश है जहां पे अदानी का भी निवेश है। इस पे उन्होंने खंडन भी किया है। माधवीपुरी बूच और धवल बूच ने एक अपना 2 पन्ने का डॉक्यूमेंट निकाला है इसके रिप्लाई में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये 2015 के पहले के निवेश हैं और उनके जब सेबी चीफ बनने से पहले ही उनका ये स्टेटस अभी डोरमेंट है, वहां पे कोई निवेश नहीं है एज ऑफ नाउ। प्लस दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया है कि एक निवेश का एक असेट होता है, रीट बोलते हैं, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। उसमें एक कंपनी है ब्लैकस्टोन, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। उसमें उनके माधवीपुरी बीच जो सेबी चीफ है हमारे यहाँ की, उनके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो वहाँ पे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं। तो उस पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उस पे कुछ नए संशोधन लाने जा रही हैं सेबी चीफ। अभी ड्राफ्ट पेपर भी आया है। तो ये दोनों आरोप लगाए हैं उन्होंने कि ये एक तो सही से अदानी की जांच नहीं की गई क्योंकि इनका वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्होंने भी वही निवेश किया है जहां पे अदानी ने निवेश किया है। अब एक तरीके से ऊपरी ऊपरी देखें तो आप भी कहीं निवेश किसी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, मैं भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता हूं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने कहीं फ्रॉड किया है तो आप भी उस फ्रॉड में शामिल हो गए। श्रेष्ठ गोदवानी, आप ना सेबी चीफ बनने वाले हैं, ना मैं बनने वाला हूं, ना महेंद्र सिंह को बनाया जाएगा, आदित्य राव को तो बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। कहा तो उसी को जाएगा जिसकी हैसियत होगी, हमारी आपकी तो उस तरह की हैसियत है नहीं। जी बोलिए। एक IPO जब लॉन्च होता है, नहीं बोलने दीजिए आदित्य राव, मैं आऊंगा, आदित्य राव मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि श्रेष्ठ गोदवानी बोल रहे थे, बोलिए। इसकी देखिए, जब पूरे सेबी चीफ के ऊपर भी जांच हो, उनके भी जांच हो, अगर वो बिल्कुल क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से जांच कराने में कोई इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, जैसा कि वो रिपोर्ट में दे रही हैं कि ये मेरा निवेश 2015 के पहले का है और उस जब मैं सेबी चीफ नहीं थी, सेबी बोर्ड मेंबर भी नहीं थी, और मेरे पति बहुत पुराने एम्प्लॉय है वहां पे, तो अगर उनके खिलाफ उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, उनका कहीं पे कोई भी मैलाफाइड इंटेंट नहीं है, तो जांच कराने से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जांच करा लें, फिर जो सच आएगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन जो ऊपरी रिपोर्ट है उसमें तो यही लग रहा है कि क्योंकि अदानी ने इन्वेस्ट किया है तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, इस पे उन्होंने आपत्ति जताई है। बाकी जांच होगी तो अपने आप पता चल जाए। हाँ, मेरा एक सवाल और है, जैसे पिछली दफा जब पहली रिपोर्ट इनकी आई थी तो उस समय लगभग 150 बिलियन डॉलर का मतलब उथल पुथल हुआ था मार्केट में, जो पूंजी बाजार में, आप कुल मिलाकर अगर आपको याद होगा कैपिटल मार्केट में। इस बार उतनी उथल पुथल नहीं दिखी। मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी उथल पुथल नहीं थी, थोड़ी बहुत सुबह थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, शेयर मार्केट कोई भी एक न्यूज पे 2 बार रिएक्शन नहीं देता है। जैसे आपको ध्यान होगा, कोरोना पहला आया तो मार्केट काफी गिर गया, जब दूसरा कोरोना वेव आया तो जान माल का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन शेयर मार्केट नहीं गिरा। तो ये ऑलरेडी शेयर मार्केट के लिए अदानी से रिलेटेड पुरानी न्यूज है, तो इसीलिए ये अभी कोई खासा इसका जो या यूं कहा जाए कि वो इम्यूनिटी हासिल कर ली उसने अडानी के मामले में, शेयर बाजार ने। हाँ, अदानी के मामले में अगर कोई नई कंपनी होती तो हो सकता है इम्यूनिटी हासिल कर ली कि ठीक है, होता रहता है, पुराना मसला है। कोई नया मसला आएगा तो भाई। वैसे भी देखिए, हमारी मार्केट बहुत उफान पे चल रही है, युद्ध चल रहे हैं बाहर, और जो है अमेरिका में मंदी का खतरा आ रहा है, बजट आया, उसके पहले चुनाव के परिणाम आए, लेकिन मार्केट जो की जो बनी रही, थोड़ा बहुत गिरी जरूर लेकिन बाद में रिकवर कर गई। तो जब तक कोई नया झटका नहीं चाहिए, मार्केट बहुत तेज है, वो अभी यही स्तर पे बनी रहनी चाहिए। अच्छा, प्रथम दृष्टया एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या मानते हैं कि अगर जो आदमी जांच करता है, ठीक है वो कह रहे हैं कि भाई ब्लैक स्टोन में उनके पति बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, लेकिन भारत में एक मेंटालिटी है कि साहब अगर कोई बहुत बड़ी अफसर है या है, ही या शी जो भी हो, और उसका कोई एक लाइफ पार्टनर, बेटा, साला, मौसा, फूफा अगर किसी कंपनी में है तो वो कंपनी कांटा डालती है उस अधिकारी तक पहुंचने के लिए। तो रास्ता तो पुल तो वही होते हैं, पुल तो रिश्तेदार ही होते हैं। तो इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, पुल तो वही होते हैं। और आपकी जो बात है बिल्कुल सत्य है। और लाइजनिंग करने वाले लोगों का सहारा भी यही लोग होते हैं कि इन्हीं के सारे लाइजनिंग करने वाले लोग पहुंचते हैं वहां तक।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैं आरोप मुक्त हूँ, मेरे पर कोई दिक्कत नहीं है, तो जांच से इनकार नहीं करना चाहिए, जांच हो जानी चाहिए, ठीक बात है, ठीक निष्पक्ष जांच हो जानी। ठीक बात। मैं लौटता हूँ श्रेष्ठ। इस बीच इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत अरसे के बाद आलोक जी आज आए हैं और हमें वक्त दिया है, इसके लिए पुनः उनका धन्यवाद और साधुवाद। आलोक जी, ये पूरा मसला आर्थिक से ज़्यादा राजनीतिक बता रही भारतीय जनता पार्टी, और कह रही कि भाई ये सब विदेश से मिले हुए हैं, जब संसद चलती है तो एक रिपोर्ट ये ले आते हैं और फिर उसी पे हल्ला मचाने लगते हैं। अब तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि ये आर्थिक से ज़्यादा राजनीतिक मसला है, या अडानी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या सेबी चीफ को लेकर मोदी से सवाल किए जा रहे हैं? आलोक जी। धन्यवाद धुरेंद्र जी। पहली चीज, ये आप इसको क्यों मान रहे हैं कि राजनीतिक मसला है? पहली बात, राजनीतिक मसला क्यों होना चाहिए? एक कॉरपोरेट देश का पर्याय क्यों होना चाहिए? जो हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आने के बाद अडानी के कॉरपोरेट की प्रतिक्रिया थी, ये देश के लिए अपमान है। भाई तुम तो कॉरपोरेट हो, देश के लिए अपमान क्या हुआ? अमेरिका में तो एनरॉन का दिवाला पिट गया, तो भी अमेरिका का तो अपमान नहीं हुआ, वो तो एक कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट तो वही होता है जो किनारे की परचून की दुकान वाला भी, नेबरहुड वाला जो स्टोर का, वो भी आपको उसका मालिक होता है। बस एक साइज का ही तो फर्क है, शेयर साइज। केवल साइज के फर्क होने पे आप देशभक्त हो जाते हैं, राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। इंडिया आपके लिए पर्याय हो जाता है। आपके खिलाफ कुछ लिखा जाएगा तो आप इंडिया के खिलाफ लिखा जाएगा, माना जाएगा। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा आपने जो पिछली रिपोर्ट का भी जो हवाला दिया, मैं थोड़ा सा देर से शामिल हुआ, इसका मेरे को अफसोस है, मैं शुरू से नहीं शामिल हो पाया। तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में था क्या, तो हमको ये भी याद करना पड़ेगा क्या था। ओवर वैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है। स्टाइल कंपनीज, वो भी ठीक है। उसके बाद में एक जो रिपोर्टर्स बाउंड्री वाली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में तो उन्होंने नाम भी दिया था, 2-3 लोगों का बाकायदा नाम दिया था, जिसमें एक चीन का नागरिक भी था। क्या उसकी जांच हुई? जी। मुझे तो नहीं पता कि कहाँ जांच हुई। तो सवाल यह है कि ये सरकार तो बड़ी जबरदस्त है इस मामले में, जांच ना कराने के मामले में। आप देखिए हिंडनबर्ग में इतना सारा मामला हो गया, उन्होंने एक एक तथ्य दे दिया। क्या जांच हुई? नहीं। आपने क्या किया, संसद में अगर अडानी का नाम लिया जा रहा है तो आप हटा दे रहे हैं, कार्रवाई से ही हटा दे रहे हैं। क्यों भाई? अडानी भारत का पर्याय कैसे हो गया? कोई मेरे को ये समझाए। क्या कॉरपोरेट निष्पाप होता है? निष्पाप होता है तो आरबीआई लिस्ट क्यों नहीं देता कि कितने लोग हमारे वो विलफुल डिफॉल्टर हैं, कितने लोगों का एनपीए जो था जिसकी वजह से उनका राइट ऑफ किया गया, वो बात क्यों नहीं पता चलती? क्यों नहीं आरबीआई लिस्ट देता है? सवाल है। और दूसरी बात, आप कॉरपोरेट का टैक्स माफ करते हैं तो कहां गया हमारा नया एम्प्लॉयमेंट? ये भी बात नहीं समझ में आती है। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं। आलोक जी, माफी के साथ मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूं। अब आज हमने सुना तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि भाई हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस दिया और हिंडनबर्ग ने उसका जवाब नहीं दिया, तो आज हिंडनबर्ग को लोग कह रहे हैं भाई उसे जवाब नहीं दिया, इसका मतलब डिफॉल्टर हिंडनबर्ग है। इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी को क्या कूदने की जरूरत है? मैं यही तो कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट के प्रति कूदी हुई है भाई, कूदी हुई है। एक कॉर्पोरेट के प्रति मोह क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश है आलोक जी, देश आर्थिक अराजकता, इसलिए वो कह रहे हमें कूदना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को पता नहीं, जो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, उनके हिसाब से देश का अपमान नहीं हुआ, कोई ट्वीट नहीं आया। वित्त मंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, उनके हिसाब से देश का अपमान नहीं हुआ। तो इन प्रवक्ताओं की मैं बात करूं, क्यों इनकी गंभीरता दूं? भारत सरकार कौन चला रहा है? भारत सरकार चला रहा है एनडीए गवर्नमेंट, जो पहले चुनाव से पहले तक वो मोदी की गारंटी और मोदी सरकार थी, अब वो 4 जून के बाद से वो एनडीए की सरकार चल रही है। एनडीए के सरकार के किस मंत्री का स्टेटमेंट आया? मेरे लिए ये जानना बोलो, कौन से मंत्री दे रहे हैं? पुराने मंत्री। कौन से थे? राजीव चंद्रशेखर। क्यों दे रहे हो भाई? पार्टी क्यों कूद रही है? अगर आपका देश का अपमान हो रहा है, सेबी का अपमान हो रहा है, आपके रेगुलेटरी बॉडी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? सरकार को दिक्कत नहीं होती। छवि किससे खराब होती है? पार्टी के बयानों से छवि बनती है, सरकार के बयानों से छवि बनती और बिगड़ती है। तो सरकार क्यों नहीं आ रही है सामने? अब यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी आपने एक पैनलिस्ट से पूछा जब मैं शामिल हो रहा था। जांच होनी चाहिए।
हमेशा से कहा जाता है कि जैसे वो सीजर के बारे में भी कहा जाता है कि सीजर की पत्नी को भी किसी भी शक के दायरे से ऊपर होना चाहिए। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वाइब्रेंट लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी संस्था के ऊपर कोई अगर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसने जो सेबी ने जो जांच करी है, मैं इस प्रकरण में नहीं जाता कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में क्या आया और उन्होंने किस तरीके से पेशबंदी करी है। मार्च में वो अपने को वो रिक्रूट कर लेती हैं और उसके बाद में वो अप्रैल में वो होल टाइमर बनती हैं वो सेबी की। तो ये तो बहुत ही पेशबंदी है। इसका मतलब है कि आपके पास में 1 महीने पहले आपके पास में ऑफर था, तभी आपने अपने कागज पत्तर दुरुस्त करने में लग गई थी। जी जी केवल 1 महीने से भी कम का समय है। अगर आप डेट वाइज अगर क्रोनोलॉजी पर अगर बहुत ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रोनोलॉजी है, जो राजनीति में एक हमारे मंत्री ने बताया था संसद के अंदर कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो इसमें भी क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये क्रोनोलॉजी बहुत में इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट एंटाइटी है, अब ठीक है आपने प्राइवेट एंटाइटी के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया, तो लेकिन दुर्गेंद्र जी आपके शेयर क्यों नहीं बढ़ते? जी मेरे शेयर क्यों नहीं बढ़ते? आपके पैनलिस्ट के शेयर उस अंदाज में क्यों नहीं बढ़ते? जी है ना, नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार या कोई परिचित उसकी पोजीशन पर नहीं बैठा होता है। जी अब यहां पर एक सवाल आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि जांच होगी, इस पर मेरे को आलोक जी एक बिल्कुल ब्रेक का संदेह। इशारा हो रहा है। ब्रेक के बाद इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आलोक जी कह रहे हैं और परतों की परत उधेड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर मार्च में आप सब कुछ सेटल करते हैं और अप्रैल में आप सेबी की चीफ हो जाती हैं, इसका मतलब है कि सारी तैयारी के साथ में आप आए हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। आपके पास पूरा प्लान है। हिंडनबर्ग पर हंगामा क्यों? क्या ये एक और कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यही कि सेबी की चीफ और उनके परिवार का ही अगर पैसा किसी उद्यमी की कंपनी में, उसके भाई की कंपनी में किसी भी रूप में लगा है, उसके रिलेशन हैं, तो फिर जांच कैसे होगी? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। ब्रेक से पहले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आलोक भदौरिया जी कह रहे थे कि बहुत सारे पहलुओं को उन्होंने बताया और इंट्रा ट्रेडिंग की बात भी कर रहे थे। उनसे इंट्रा ट्रेडिंग पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच और एक राजनीतिक मेहमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आलोक जी कंटिन्यू करिए कृपया। तो वही कह रहा हूं कि हमको 2-3 चीजों को एक साथ जोड़ कर देखने की जरूरत है। इसमें देखिए, टेक्निकली आप किसी भी तौर पे बच निकले या कुछ हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा मानना है कि टेक्निकली आप बचें चाहे ना बचें, एक आपको याद आता होगा कि आप तो उत्तर प्रदेश के में रहते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। एक कोई जीप आई थी और जीप ने अपने उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को कुचल दिया था। जी 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 और उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री बने रहे। जी। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है, गृह राज्य मंत्री बने रहे। वही गृह राज्य होम मिनिस्ट्री जहां पर आईपीएस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, पोस्टिंग होती है, डेपुटेशन पे लिया जाता है। गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है ब्यूरोक्रेसी में। ये सब चीजें जनता ने हटा दिया इस बार उन्हें, जनता ने हटा दिया इस बार उन्हें। जनता ने हटाया ना, उन्होंने तो नहीं हटाया जी। जिसको हटाना चाहिए था। तो यही तो बात हो रही है, यही तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ब्रजभूषण सिंह का यही तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपका ये माधवी बुच का यही तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वही आपकी चंदा कोचर का यही तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई चंदा कोचर ने भी क्या किया था? उनके पति का क्या हुआ था? यही तो हुआ था ना, जब वहां पर सीट पी थी, वहां पर वो लोन दे दिया गया था, वीडियोकॉन का उनका माफ कर दिया गया था और उसके बाद में उनके मिल करके उन्होंने पार्टनरशिप में एक फर्म चालू कर दी थी। यही तो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। तो सवाल है कि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर इस देश में बात ही नहीं होती है, बिल्कुल बात नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कि जांच होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये तो मैं अभी भी आप कह दे रहा हूं कि नहीं होगी। अब सवाल है नहीं होगी। अब इसमें एक चीज और समझेगी, क्रोनोलॉजी पे मैं बात करूंगा, उसके बाद में फिर हम आपके कोई सवाल हो तो बताइएगा। क्रोनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है, कुछ ऐसा चर्चा में थी, मीडिया में थी, हवा में तैर रही थी, नेताओं के बीच में थी, सबके बीच में थी। तो साहब, संसद का सत्र क्यों पहले खत्म कर दिया गया? क्या हमारा पैसा बर्बाद नहीं होता?
संसद में इनको रखा जाता है कि मंत्री क्या क्या ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने के लिए मंत्रियों को रखा जाता है। इनको रखा जाता है लोअर हाउस में, अपर हाउस में, कि आप बहस करें, किसी मुद्दे पर अच्छी तरीके से बहस करें। क्यों नहीं करते हैं? 3 दिन पहले क्यों खत्म हो गई? क्या आखिर ऐसी मजबूरी थी? तो अब हम क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे, तो क्या डर किसको था? भाई डर अपोजिशन को तो था नहीं, तो डर किसको था? डर सरकार को था। तो अगर सरकार को डर था तो यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप अपने को साबित करते रहिए, बात तो अलग है। ठीक बात है। मैं महेंद्र सिंह को लेता हूं चर्चा में। महेंद्र सिंह, आलोक जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो केंद्र बिंदु है चर्चा में, जो मैंने कहा कि भाई आपके रिश्ते अगर किसी चाहे राजनीतिक घराना हो चाहे औद्योगिक घराना हो, उससे बिल्कुल वेरीफाइड रिश्ते हैं, स्थापित रिश्ते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैं 15 तक मेरे रिश्ते थे, और आलोक जी कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में वही हम मार्च तक वो उस कंपनी में बराबर इन्वेस्टर थी। तो ये कैसे माना जा सकता है कि आप निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? महेंद्र जी। जी बिल्कुल, सवाल इसी चीज का है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जिस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है और उसी की जांच आपको दी जाती है, तो ये सवाल तो उठेंगे। और इस सवालों के जवाब एक जैसे अदालतों में जब जाता है मामला, तो अदालतों में जजेज अपने आप को अलग कर लेते हैं। अगर कहीं इस तरीके का मामला कुछ आता है, हटा लेते हैं अपने आप को। सेबी चीफ को भी चाहिए था कि वो अगर इस जांच, सेबी तो जांच करेगी, सेबी के बहुत सारे और मेंबर्स हैं, वो जांच करेंगे, जांच अपने आप को हटा लेना चाहिए था, क्योंकि तब एक फेयर जांच की तरफ आपके पर भरोसा करते। तो सवाल इसी चीज का है कि वो जांच इन्हीं के अंतर्गत हो रही है, और इनका और इनके जो शेयर अब पति के पास हैं, वो उसमें एक तरीके से कारोबारी रिश्ते, व्यवसायिक रिश्ते अडानी की कंपनियों के साथ हैं। इस तरीके के मामला है, और यही एक बड़ा विषय है जिस पर जो सेबी चीफ कटघरे में खड़ी है कि आखिर जांच ये कैसे कर सकती। और हिंडनबर्ग ने भी यही आरोप लगाया रिसर्च में कि इस तरीके की जांच प्रभावित हो सकती है, हुई होगी। और तो एक तो सवाल ये, लेकिन दूसरा सवाल जो है वो दोनों पक्षों पर है। हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी आरोप लगे हैं, और वो भी दूध की धुली नहीं है। वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाते हैं। सेबी ने भी इसीलिए उनको नोटिस भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट जारी की और दावा किया कि $4.1 मिलियन हिंडनबर्ग। मैं आता हूँ आलोक जी, आता हूँ जी, बोलिए। कंपनी को मुनाफा मिला है, और सेबी ने भी कहा है अभी $1.4 मिलियन मिलना बाकी है। 30% मुनाफा कमाया है। कैपिटल किंगडम नाम के फर्म है, हेज फंड फर्म न्यूयॉर्क की, उसको इन्होंने इंफॉर्मेशन, जब 2023 में जो अडानी पर रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट आने से पहले इंफॉर्मेशन उस कंपनी को शेयर की। उस कंपनी ने उससे शेयर खरीदे, शॉर्ट सेलिंग हुई, और जब अडानी के शेयर डाउन हुए तो उससे मुनाफा कर लिया है कंपनी ने, और उसका 30% हिंडनबर्ग भी जांच के दायरे में। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग बिल्कुल जांच के दायरे से अलग है और उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए। दोनों जगहों दोनों की जांच होनी चाहिए। ये भी की कार्य प्रणाली पे भी जांच। मैं जी आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनको ले लेते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बोलिए आलोक जी। चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूरे अमेरिका में और दुनिया के तमाम बाजारों में शॉर्ट सेलिंग अपराध नहीं है। शॉर्ट सेलिंग इज नॉट ए क्राइम। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई अपनी रिसर्च के आधार पर ये इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उसको मोड़ा भटकाव नहीं है। शॉर्ट सेलिंग अपराध नहीं है अमेरिका में, नंबर 1। कई देशों में अपराध नहीं है, कई देशों में नहीं, बहुत सारे दर्जनों देशों में अपराध नहीं है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट की एक जिस तरह एफएनओ होता है, उसी तरीके से शॉर्ट सेलिंग भी होती है, ये अपराध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसने जो शॉर्ट सेलिंग करी, इसको आप किस तरीके से अपराध की श्रेणी में ले आएंगे? भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर मुझे नहीं मालूम, मेरे साथी नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रूड बोलूंगा। इसलिए क्रूड बोलूंगा क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर रहे। उसने जो मुद्दा उठाया वो सही है या नहीं है, बात ये है। महत्वपूर्ण चीज ये है, वो क्या करता है वो नहीं है। वो जो करता है, जिस देश में करता है, क्या उस देश में अपराध है, क्या हम लोगों को इस बात की जानकारी है?
अगर मैं दुर्गेश जी आपके साथ में इस पैनल में बैठा हूं तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अमेरिका में शॉर्ट सेलिंग अपराध नहीं है। ठीक है, तो ठीक है जब आलोक वो जी, अपराध ठीक है, नहीं ठीक है आलोक जी, ठीक है, ठीक है किया जा सकता, आलोक जी, ओके, वो ठीक है, जो उठा रहा है क्या वो उसमें गलत उठाए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है आलोक जी, ठीक है। महेंद्र जी बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ है वहां पर या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि नैतिकता वहां पर भी कंप्रोमाइज हुई है। इस पर बात होनी चाहिए। जब किसी देश में शॉर्ट सेलिंग अपराध नहीं है, शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से की जा रही, क्या किसी इंफॉर्मेशन का फायदा ले करके शॉर्ट सेलिंग हो रही है, वो अपराध है, वो नैतिक तौर पर अपराध है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कभी भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह है। कोई मीडिया चैनल में किसका इन्वेस्टमेंट है तो क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। सब जगह बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। मैं उसको कह नहीं रहा हूँ शॉर्ट सेलिंग अपराध है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंपनी भी अगर अपनी रिसर्च को दूसरी कंपनी को शेयर करती है और उसके आधार पर इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी ताकत है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन के आधार पर है। और स्टॉक एक्सचेंजेस में इंफॉर्मेशन को लेकर के बहुत सतर्कता बरती जाती है, बहुत घोटाले हुए इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आलोक जी के रिस्पेक्ट करते हुए कह रहा हूं, मैं भाजपा प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं कि वो तथ्य भी है। एक शॉर्ट सेलिंग कहीं अपराध है या नहीं, उसका जवाब मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ ना उस कंपनी को। मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं, मेरा एक सवाल एक और है इसमें। मैं कहूंगा गोल्डमैन सैक में मिस्टर गुप्ता को जेल भेजा गया था इनसाइडर ट्रेडिंग के जानकारी देने के बारे में। गोल्डमैन सैक की उन्होंने जानकारी दी थी। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अदानी की तरफ से अगर कोई जानकारी आई है तो क्या उसका कोई पता लगाया गया, कोई छानबीन की गई? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इस ठीक पहले से आप चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है आलोक जी, जांच ठीक के है, दायरे में सारे हैं। मेरा कहना है कि जांच के दायरे में सारे, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच होनी चाहिए, एजेंसी से। ठीक बात भी है, जांच ठीक नहीं बात, करनी। ठीक ठीक बात है। महेंद्र जी, मैं लौटता हूँ, मैं जरा कांग्रेस के साथी को ले लेता हूँ। आदित्य राव, ये आप लोग इस देश की जो आर्थिक मजबूती है, हमारा देश लगातार ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, दस दनादन लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं और दुनिया हमसे जल भी रही होगी कहीं ना कहीं। तो आप लोगों के विकास रास नहीं आता क्या? आपके नेता राहुल गांधी को ये सब अच्छा नहीं लगता क्या कि वो विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर इस तरीके की बातें करने लगते हैं देश में, और बाजार अस्थिर हो जाता है, आर्थिक नुकसान होता है? आदित्य राव सर, माय क्वेश्चन हियर इज, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। द एलिगेशंस आर अगेंस्ट अ इंस्टीट्यूशन, अ बॉडी दैट गवर्न्स द एंटायर स्टॉक मार्केट सर। हजारों लाखों करोड़ का पैसा इन्वेस्ट होता है वहां पर, एंड द एलिगेशन which has been leveled by the company is also a very dynamic and has also a very bigger stake in the entire world sir. Indus One report को सिर्फ हमारे देश में नहीं, all over the world माना जाता है। My only question is कि when there are such very serious allegations, what investigation, what inquiry has been made with respect to that? कहा जा रहा है कि 2015 में इन्वेस्ट किया था उन्होंने। सर, मेरा कहना है एक आईपीओ लॉन्च होता है ना अगर जी, तो उसके एम्प्लॉइज को भी ये बता दिया जाता है कि अगर आपकी फैमिली का कोई आदमी है या आपके थ्रू या आपका नोन है, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता आपके थ्रू। हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। This person, being a chairperson of SEBI, has the audacity to say that my husband has invested and I have not invested, wherein sir, the report itself claims that she has made email conversation, she had sent emails from her own account stating that her husband will be investing there. सर, मेरा कहना है बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ सेबी आपके हस्बैंड कर सकते हैं, बट एक आईपीओ लॉन्च में एक छोटा सा एम्प्लॉय जो 15, 20, 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, उसकी फैमिली इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। मतलब दिस इज एट्रोसिटी सर। एंड अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है? 2023 में भी रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड
why even the institution is reluctant to do any inquiry into this matter? Why is everybody silent on this, sir? ठीक, मेरा कहना ये है, I am not here to say whether that report is true or not. My only question is why the institution is silent, and that too when the allegations are so serious in nature, sir. An institution body is the bona fide of an institution body is in question, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. माय ओनली कंटेंशन इज दैट. ठीक है आदित्य राव, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कुंवर जपेंद्र, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वो तो बहुत मासूमियत के साथ सवाल कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छा है, गलत है, खराब है, बुरी है, उसने मेलाफाइड इंटेंशन कुछ खराब करे। अरे भाई कोई गंभीर आरोप किसी व्यक्ति पर लगेगा तो जांच कराओगे ना, कि सब कुछ हजम कर जाओगे, खुद ही जांच करके मुक्ति कर लोगे भाई। दैट टू चेयरपर्सन ऑफ सेबी। ठीक है, मैं पूछता हूं, बोलिए कुंवर जपेंद्र। योगेंद्र जी, सभी वक्ताओं ने हिंडनबर्ग को लेकर सबने अपनी अपनी बातें रखी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिंडनबर्ग ऐसा क्यों कर रहे हैं और भारतीय राजनीति में तूफान लाने का और एक नैरेटिव फिक्स करने का काम ये हिंडनबर्ग ही क्यों करती है। और हिंडनबर्ग का भारत से लेना देना कुछ नहीं है, भारतीय विपक्ष से जरूर लेना देना हो सकता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और 2014 के बाद से जितनी भी लिस्टेड फेक कंपनीज बंद हुई हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें जो देशवासी आज समझ रहे हैं या जो एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और प्रधानमंत्री बनने के बाद इस ऐलान को करना कि 5वीं अर्थव्यवस्था से अब हम देश की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपके आरोप हो सकते हैं, अगर किसी ने 2015 में, 16 में, 18 में इन्वेस्ट करा, आज वो चेयरपर्सन है, तो आपके सवाल वाजिब हैं। उनके ऊपर निष्पक्ष जांच एजेंसियां भी अपना काम करेंगी, सरकार भी उन पे ध्यान देगी। लेकिन भारतीय इकोनॉमी को, बढ़ती इकोनॉमी को रोकने में हिंडनबर्ग के हिमायती भारतीयों का क्या? सबसे पहला, हम हिंडनबर्ग के हिमायती भारतीयों की बात कर रहे हैं। हम भी भूल गए कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम पहले भारतीय हैं। अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, हमारे देश की उन संस्थाओं के ऊपर और विपक्ष के ये दल जो अपने राजनीतिक द्वंद्व में पूरी तरह से हार चुके थे, आज उन्हें इस तरह की अमेरिकन एजेंसियों का साथ लेना पड़ रहा है। और अभी हम देख रहे थे, हमारे साथी बोल रहे थे कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सीरियस क्यों लेंगे, तो फिर देश आपको भी सीरियस क्यों ले भाई? देश तरक्की कर रहा है, देश की इकोनॉमी आगे जा रही है, देश का आधार मजबूत हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को लीगल वे में सुधारा जाना चाहिए, लेकिन आप अपनी बढ़ती इकोनॉमी का तमाशा बनाने लगे। जिस वेस्टर्न वर्ल्ड जो आज जंग से जूझ रहा है, डे बाई डे आज एटलीस्ट 18 वेस्टर्न कंट्रीज आज जंग में शामिल हैं। आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इकोनॉमिकली पूरा डाउन जा रहा है, पूरी वहां की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। और ऐसे में पूरे देश के अंदर एक अच्छा माहौल है, पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। तो इस खड़ी हुई और मजबूती के साथ जो इस्टेब्लिश भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए क्या बाकी दुश्मनों की कमी थी कि यहाँ पे हिंडनबर्ग के हिमायती आ जाएं? ठीक है, जो कमियां हैं उनके सुधारने के ऊपर बात ठीक है, आपकी सारी बातें कुंवर जपेंद्र आपकी सारी बातें सर आंखों पर हैं। पूरे देश वाले कह रहे हैं कि आपसे बढ़िया कोई ना दल है, ना आपसे बढ़िया कोई सरकार। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन भाई जांच तो करा लो। आप तो कसम खाए हो, 2023 से जांच ही नहीं करा रहे हो, लगातार कोई किसी जांच पे तैयार ही नहीं हो रहे हो। अभी पिछला वाला अभी कोई जेपीसी में कुछ आपने भेजा है, आपको लगा सरकार गिर जाएगी तो आपने जेपीसी में भेज दिया। भाई कम से कम कोई तो जांच करा लो। अगर सेबी के उस पर आरोप लगा है,
सारी चीजें हुई, जांच करा लो। और नैतिकता तो यह कहती थी, जैसा बाकी लोग करें, कि भाई उनको खुद ही हट जाना चाहिए था कि हम भाई जांच नहीं करेंगे, दूसरे लोग जांच करेंगे। सरकार उसमें क्या निर्णय ले रही है, क्या एक्शन ले रही है, कोई किसी से छुपा थोड़ी रहेगा, ये सब सामने आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, सब चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन आज आवश्यकता है कि आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी जहां डावाडोल है, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामरिक शक्ति और भारत का जो हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो स्टेब्लिश हुआ है और जनता ने जिसे माना है, हमें इसे आघात हम भारतीयों को ही किसी रूप में नहीं पहुंचाना चाहिए। हम थोड़े दिन के लिए ये भूल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी कांग्रेस बात वाले हैं या सपा वाले हैं, थोड़े दिन भारतीय बन के रह ले। अच्छी बात करें। आलोक जी बोलिए। वो करेंगे भाई क्या दिक्कत है, जो कमियां हम दूर करेंगे, जांच कराएंगे हम, क्या तकलीफ है। अनम्यूट करिए आलोक जी, अनम्यूट करिए। मैं इनकी बात का एक बात जवाब देना चाहता हूं कि अगर आपकी देश की रेगुलेटरी संस्थाओं के ऊपर अगर सवाल खड़े होंगे तो आप क्या सोचते हैं कि एफडीआई आपके देश में दौड़ा चला आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी सवाल एफडीआई कौन खड़े नहीं कर रहा है लोग? आएगा। तो सबसे सवाल इम्पोर्टेंट दिक्कत चीज तो ये यही है, है कि एफडीआई आती सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी रेगुलेटरी संस्थाओं को नहीं, कुंवर अपनी जी प्लीज सुनिए, रेगुलेटरी सुनिए, संस्थाओं सुनिए, को ऐसे मजबूत करना दोनों की पड़ेगा। आवाज नहीं जा पा रही, पहले उनको बोले दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए आलोक जी। एक्शन हु विल टेक? राइटली सेड सर, आलोक जी राइटली सेड। आलोक The जी बोलिए। institution, the bona fide is against the institution. ये सरकार के ऊपर है। अगर इंस्टीट्यूशन, अगर आपकी उसकी सैंक्टिटी नहीं अगर मेंटेन होगी, आपके डाटाज की अगर ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन नहीं होगी, तो आप ये मान के चलिए कि विदेश से पैसा आपके देश में नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे और हमेशा के लिए आप गरीब रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, इसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, केवल किताबें पढ़नी पड़ेंगी, राष्ट्रभक्ति से कुछ नहीं होता। केवल किताबें पढ़िए, उसके बाद में बात करिए। मिडिल इनकम ट्रैप आप समझते हैं किसने कहा था? रचिन रॉय ने कहा था। रचिन रॉय आलोक जी इकोनॉमिक थे, ऐसे नहीं थे कि जिसके मैं आपका हवाले दे रहा हूं। उन्होंने कहा था यही खतरा है, अगर इंस्टीट्यूशन पर अगर असर पड़ गया, उनकी सैंक्टिटी मेंटेन नहीं हुई, तो विदेशी पैसा नहीं आएगा। और हमारे ये जो सारे के सारे जो मंत्री से लेकर जो सारे दौड़ा करते हैं, ये इसलिए दौड़ा करते हैं कि कहीं से पैसा आएगा। ठीक बात ये है, चीज ठीक सबसे बात इम्पोर्टेंट है। आलोक जी जवाब ले लीजिए। आलोक जी हर्षद बोलिए। मेहता को भी देखा है। देखिए दुर्गेंद्र जी, अरे इस नीरज देश में मोदी को हर्षद लेकर हर्षद मेहता को छोड़ की दीजिए, इस सरकार का कार्यकाल देखिए, जो ड्राइविंग सीट पे, अरे जो ड्राइविंग सीट पे उसको देखिए। नहीं तो ठीक है सर, एक स्कैम हो गया, उसका मतलब ये नहीं है बार बार स्कैम हो। हर्षद मेहता को भी देखा है सर। सर देखा है ना? सर तो एक ये छोटा देश इतना कमजोर नहीं है जो आप कह रहे हैं। आज एफडीआई भी आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और शायद यही हिंडनबर्ग और वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस देश के अंदर आप चाहकर भी इसकी अर्थव्यवस्था को नहीं रोक पा रहे हो। मिस्टर राव मैं आपको रोक रहा हूं। जपेंद्र को बोले दिए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। बोलिए जपेंद्र। एजेंडा है कि हिंडनबर्ग को यूज कर रहे हैं, और हमारा खुला आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं भैया के शेप रिकवरी की बात आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कही है, उसमें हिंडनबर्ग पर मत जाइए इतनी दूर। फाइनेंस मिनिस्ट्री पर बात उठी है, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उन पे जाइए। हिंडनबर्ग की आड़ में बचना ठीक नहीं है, अपनी नीतियों को ठीक करने की जरूरत है। इनइक्वालिटी कितनी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक साथ बोलिए प्लीज, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी प्लीज, ठीक है। जपेंद्र, कुंवर जपेंद्र, कुंवर जपेंद्र, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बात करिए, इकोनॉमी पे बात करिए, रिकवरी पे बात करिए, आलोक जी ठीक है, आलोक जी उस पर बात करिए। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, हाँ बोलिए मिस्टर राव, बोलिए मिस्टर राव बोलिए तो सुनिए। a very small police person, a very small government employee, अगर उसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन होता है, दिस इज अ टेंडेंसी सर, उसको प्रोबेशन पे डाल दिया जाता है, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाती है। एंड यहाँ पे एलिगेशंस आर अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशनल बॉडी, एलिगेशंस आर अगेंस्ट द चेयरपर्सन. What action has been taken
अगेंस्ट हर, मेरा ये कहना है सर। आई एम नॉट Just wait and watch. Please, wait and watch. एक छोटा सा पुलिस वाला, एक हवलदार के अगेंस्ट एलिगेशन होता है, उसको लाइन हाजिर कर देते हैं सर, उसको सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पर ठीक है। 2023 से एलिगेशन है सर, क्या एक्शन लिया गया उनके अगेंस्ट? आदित्य राव उनको जवाब देने दिए। बोलिए कुंवर जपेंद्र, केवल वेट एंड वॉच या कुछ होगा भी? जपेंद्र। बिल्कुल होगा दुर्गेंद्र जी। आप क्या समझते हैं कि इस पे कोई एक्शन नहीं होगा या गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आएगी? सरकार बैठी है, सरकार काम करने के लिए बैठे है। ये वही सरकार है जो 7वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में देश को लेके आ गई और अब तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि ठीक है, हम पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हम हिंडनबर्ग के हाथ का खिलौना ना बने। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का बिल्कुल एक सोचा समझा जाल है और हो सकता है हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन माफी से कहना पड़ता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की भी सहमति हो और विपक्ष भी इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर। जांच कराइए, विपक्ष को जेल भेजिए भाई। मैं श्रेष्ठ गोदवानी की तरफ रुख करूंगा। श्रेष्ठ गोदवानी, अभी आपने लगातार चर्चा सुनी, जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष फोकस्ड है कि भाई वो जांच क्यों नहीं करा रहे हो। वो कह रहे हमारी सरकार जांच कराएगी। जो ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक सरकार का, वो बता रहे हैं कि भाई बहुत 7वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए, दुनिया जल रही है कि हम लोग ऐसा इतने तरक्की कर रहे हैं। एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर आप इस राजनीतिक सोशो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स की दृष्टि से कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर बीजेपी वालों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की बात माने तो ये गंभीर आरोप है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है तो निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। उसमें ऐसा कोई, मेरे ख्याल से कोई उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। महेंद्र सिंह, अभी कांग्रेस और बीजेपी के साथी जो हैं वो अपनी अपनी, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं हाँ हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कमी रहेगी, वो हम जांच कराएंगे, सरकार हमारी, हम ठीक कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर आप क्या कहेंगे जांच के मामले में? नहीं, कुंवर साहब तो ठीक है, कुंवर साहब तो कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो एक पक्ष की तरफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अडानी पर अगर कोई सवाल उठता है तो बीजेपी एक पक्ष बन जाती है, बल्कि जबकि सरकार है, सरकार निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर कहीं कोई आरोप लगते हैं, किसी पर भी आरोप लगते हैं, तो शुरुआती प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कम से कम कि जांच कराई जाएगी। लेकिन आरोप एक दूसरी पक्ष की तरफ खड़े होकर के लगाना शुरू कर देते हैं। तमाम ऐसे पहले भी अडानी मामले में जब रिपोर्ट आई थी तब भी यही हुआ था। हालांकि फिर सेबी ने जांच की और इस बार जो रिपोर्ट आई वो सेबी की जांच पे ही रिपोर्ट है कि सेबी जांच जो कर रही है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इसमें है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जांच ठीक नहीं हो सकती। तो अब छोटा सा मसला है, बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत छोटा, इसीलिए प्रतिक्रियाएं बहुत कम आई है शेयर मार्केट में। लेकिन जांच की जो मांग है, ये जांच में कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी जांच, विपक्ष की भी जांच करिए। ये तो बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि विपक्ष अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के आपके ऊपर घेरता है, हंगामा करता है, तो विपक्ष की जांच, इससे बढ़िया मौका क्या है? इसके बहाने विपक्ष की जांच भी हो जाएगी, हिंडनबर्ग की भी जांच हो जाएगी। बार बार आपको परेशान करता है, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्टर्ब करता है, वो मुनाफा कमाता है, वो तमाम चीजें, और सेबी चीफ की भी जांच हो जाएगी। तो जांच से डरने की जरूरत नहीं। ठीक बात, ठीक बात। कुंवर जपेंद्र, जांच से क्यों डरते हैं भाई आप लोग? करवाइए। दुर्गेंद्र जी, कौन जांच से डरता है? तो सिर्फ ये कहा कि जस्ट वेट एंड वॉच एंड डेफिनेटली फैक्ट इज फैक्ट्स, और जो भी फैक्ट्स एविडेंस प्रूफ्स हैं वो सामने आ जाएंगे और वो बताते आ जाएंगे। और आप अभी तक ठीक है। आदित्य राव, वो कह रहे हैं कि भाई आप इंतजार कर लीजिए, इतनी बेताबी क्यों? आदित्य राव, हिंडनबर्ग को ऐसी थोड़ी जाने दिया जाएगा। ठीक है, भले ही उसके कितने हिमायती हो इस देश के अंदर, लेकिन मतलब सेबी प्रमुख की जांच नहीं कराओगे, हिंडनबर्ग को पकड़ने जाओगे। गजब है भाई। बोलो आदित्य राव, बोलो भैया, बहुत 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 थोड़ा सा वक्त है, बोलिए। आप भी जो है आज आप विपक्ष का साथ क्यों दे रहे हैं? ना 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 ना, पत्रकार विपक्ष का हिस्सा होता है, हरदम पत्रकार विपक्ष में रहेगा भाई। वो किन पत्रकारों की बात कर रहे हैं आप? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पत्रकार सत्ता पद से सवाल पूछता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी हो, चाहे इनकी हो, चाहे उनकी हो। पत्रकार तो हरदम विपक्ष का हिस्सा होता है। एलिगेशंस हमने भी ईमानदारी से आपके सवालों का जवाब दिया है।
बोलिए सर, बोलिए आदित्य राव बोलिए, कार्यक्रम खत्म करना, बोलिए। में नहीं है, हमें उनके ऊपर भी तो सवाल उठाने चाहिए। उठा रहे हैं ना, बोलिए आदित्य राव, सर। आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। Sir, my question is these allegations have been leveled for the first time, sir. In 2023 also, these allegations were leveled. Chairperson has tweeted that all these claims are false. Did she say anything about her husband's investment there, sir? She being a chairperson, sir, in 2023, these allegations were leveled. What inquiry, what investigation, what action has been taken so far, sir? My question is whether the Supreme Court is going to take a suo motu on this, sir. Whether any investigating agency will take a suo motu on this, sir. I am not advocating for the report, whatever is there in the report. But, sir, see, the credibility of that organization who has published this report is not hidden for us also and for the entire world. ठीक है आदित्य राव, मैं छोटा सा जवाब लूंगा, फिर मेरे पास वक्त नहीं है। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, कुंवर जपेंद्र। सर, मेरा कहना ये है सर, छोटा सा, If the chairperson's husband is an investor in the company and that time evidence is available, where is the problem? Definitely, investigation is going on. Where is the problem? सर कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? All fact and evidence are सर 2020 से है सर, That's it. and she is still Why a you are getting the problem? Why you are still supporting the Hindenburg report? सर क्या This is not इन्वेस्टिगेशन? ठीक है ठीक है, एक 5 सेकंड में से कंक्लूड करेंगे। आलोक जी, क्या रास्ता है? ठीक है सर, थैंक यू आलोक जी, एक अंतिम टिप्पणी 5 सेकंड में, जल्दी से। माता के कुछ जो पैनलिस्ट ने जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर कोई शक के घेरे में है तो शक के दायरे से उसको बाहर निकलना चाहिए और जांच के लिए खुद ही आगे हो जाना चाहिए, और उसके बाद में आप दोबारा से बन जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग बन जाते हैं। तो लेकिन शक की सुइयों से अलग होना चाहिए, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत धन्यवाद कुंवर जपेंद्र, आदित्य राव, महेंद्र सिंह, श्रेष्ठ गोदवानी, बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल ये है कि जब जिस पर आरोप लगा है अगर वही जांच करेगा तो बहुत मुश्किल होगी, और इसीलिए शायद इस बार हिंडनबर्ग ने भी इस पर सवाल उठाया है। ठीक है, हिंडनबर्ग भी दूध का दूल्हा नहीं हो सकता, तो इसकी भी जांच हो जानी चाहिए, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। अगर किसी गंभीर उच्च पद पर बैठे, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ के पद पर बैठे व्यक्ति पर अगर उंगली उठेगी तो जांच करानी पड़ेगी, नहीं तो संस्थाओं का विश्वास कम होगा। और आलोक जी जैसा कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, निवेश विदेशी कैसे आएगा जब आपकी संस्थाएं संदेह के घेरे में हो जाएंगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।